सर आप बता रहे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, ये किसके द्वारा दिया गया था बताओ जरा सा, न्यूटन के द्वारा दिया गया था। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किसके द्वारा दिया गया था, न्यूटन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कौन दिया, न्यूटन दिया। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में सबसे पहली बार कौन बताया था, गैलीलियो बताया था, ठीक है ना। अब ध्यान दो, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो हमेशा चाहता है कि रेस्ट में रहे, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो हमेशा चाहता है कि मोशन में ही रहे, जब तक कि उस पे बाहरी कोई फोर्स ना लगे, ठीक है। अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट, अ बॉडी इन मोशन रिमेन इन मोशन अनटिल और अनलेस अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। कहने का मतलब क्या है कि मान लो ये टेबल है, यहां पे पेन रख दिए हैं, तो जिंदगी भर लाइफ टाइम जब तक ये पृथ्वी रहेगा तब तक ये पेन का पोजीशन यहीं पे रहेगा, यस और नो। जैसे ही पेन पे हम अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो पेन अपना पोजीशन से हिल जाएगा, हिलेगा कि नहीं हिलेगा। बस यही है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कि अगर कोई बॉडी कहीं पे रखा है या फिर अगर कोई बॉडी चल रहा है, वो तब तक वहीं पे रखा रहेगा या फिर चलता रहेगा जब तक कि उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, ठीक है। जैसे ये कुर्सी है, ये कुर्सी तब तक वहां रखा होगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए उस पे। हम क्या किए, इस कुर्सी को पकड़ के खींच दिए, खींचे तो बताओ तो एक्सटर्नल फोर्स लगा कि नहीं लगा, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। हाँ यस, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट पे एक फोर्स लग रहा है, याद है, नॉर्मल। दोनों आपस में क्या कर दे रहा है, कैंसिल कर दे रहा है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब आगे आ जाओ, लेकिन वही अगर सरफेस को हटा देंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हो जाएगा, होगा ज्यादा ना, ज्यादा होगा, और सरफेस को जैसे ही हटाएंगे तो भटाक से नीचे गिर जाएगा, ठीक। अब सुनो, लॉ ऑफ मोशन का अदर नेम क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया का क्या कोई यूनिट होता है, इनर्शिया का कोई यूनिट नहीं होता है, इनर्शिया हैज नो यूनिट, इनर्शिया का कोई भी यूनिट नहीं होता है, क्योंकि जो है इनर्शिया किसी भी बॉडी के अंदर का प्रॉपर्टी है, ना कि कोई फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अगर हम बात करें, बताओ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है बच्चों, मास पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है। यानी कि अगर किसी बॉडी का मास ज्यादा होगा, किसी बॉडी का मास ज्यादा होगा तो उस बॉडी का के अंदर जो इनर्शिया होगा, उस बॉडी के अंदर जो इनर्शिया होगा वो भी ज्यादा होगा। कहने का मतलब क्या है कि तुम एक पेन को धक्का मार रहे हो और फिर तुम जो है एक ट्रक को धक्का मार रहे हो, आसानी से किसका पोजीशन चेंज हो जाएगा, पेन का। क्यों, क्योंकि इसका मास कम है, इसका इनर्शिया कम है। लेकिन ट्रक के अंदर जो है मास ज्यादा है और इनर्शिया भी ज्यादा है। क्या इनर्शिया का कोई भी यूनिट होता है, नहीं होता है। क्यों, क्योंकि वो बॉडी के अंदर का प्रॉपर्टी होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, जब तक कि कोई अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स उस पे ना लग जाए, ठीक। एंड द अदर नेम ऑफ लॉ ऑफ मोशन इज लॉ ऑफ इनर्शिया। अब यहां पे प्यारे बच्चों ध्यान दो, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दो। तो फर्स्ट लॉ कंप्लीट हो गया, फर्स्ट लॉ कंप्लीट हो गया। अब यहां पे ध्यान दो, एक चीज हम पढ़ा रहे हैं, मोमेंटम। मोमेंटम, सर आप ये बताइए ये मोमेंटम क्या होता है, सर आप ये बताइए कि ये मोमेंटम क्या होता है, सर आप ये बताइए कि मोमेंटम क्या होता है। देखो, मोमेंटम को हम लोग इंडिकेट करते हैं पी से। किससे करते हैं, पी से। मोमेंटम को डोनेट हम लोग किस पे करते हैं, पी से करते हैं। डिनोट किस पे करते हैं, पी से करते हैं। तो मोमेंटम बराबर होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम जो है क्या है, ये जो है प्रोडक्ट है किसका, मास का और वेलोसिटी का। कहने का मतलब क्या है सर, वेलोसिटी, वेलोसिटी, मोमेंटम, मोमेंटम को क्या बोलते हैं, मोमेंटम को क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, मोमेंटम को क्या बोलते हैं, मास इनटू वेलोसिटी। मास मतलब m, वेलोसिटी मतलब v, यस और नो। मोमेंटम मतलब p, तो p इज इक्वल टू होता है m इंटू v। बोलो हाँ, शनिवार को। तो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी।
अब ध्यान दो, ये क्या है सर, ये क्या है गुरुजी? इसका मतलब क्या है कि अगर किसी बॉडी के अंदर मास अगर ज्यादा रहेगा तो उसका मोमेंटम भी ज्यादा रहेगा। जी हाँ, अगर किसी बॉडी के अंदर वेलोसिटी ज्यादा रहेगा तो उसका सर मोमेंटम भी ज्यादा रहेगा। जी हाँ, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है कि मान के चलो कि ये है ना, ये है, ये पेन फेंके, ये पेन है मान के चलो 10 केजी का, 10 केजी का है, और इसको फेंके हम लोग कितना, वेलोसिटी मान के चलो 100 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से। फिर दूसरा वस्तु मान के चलो ये भी 10 केजी का है, इसको हम लोग फेंके 200 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, वेलोसिटी से। बताओ तुमको ज्यादा क्षति किस में होगा? 530 में? नहीं पता मेरे को, भेज दीजिए। बताओ मोमेंटम किस में ज्यादा होगा? मान के चलो कि ये पेन है 10 केजी का, हम तुमको चला के मार दिए 100 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से, अब फिर यही पेन को हम चला के मार रहे हैं 200 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से, तो चोट तुमको किसमें ज्यादा लगेगा? किसमें क्षति ज्यादा होगा? किसमें मोमेंटम ज्यादा होगा? किसमें क्षति ज्यादा होगा? 200 में। सेम कंडीशन अगर कर दें, मान के चलो कि अगर हम इसका वेट बढ़ा दिए 20 केजी कर दिए, अब 20 केजी कर दिए, आप फिर 200 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से फेंक रहे, तुमको मार रहे हैं, तब तो आओ क्षति होगा ना, क्षति होगा ना। तो बस मान के चलो कि वही क्षति जो है हमारा मोमेंटम है। समझ में आ रहा है? यानी मोमेंटम बराबर होता है मास इनटू वेलोसिटी, यानी कि मोमेंटम जो है वो मास पे भी डिपेंड करता है और वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। मोमेंटम जो है मास, मोमेंटम मतलब क्या, आपको कितना नुकसान हो रहा है, आपको कितना नुकसान हो रहा है। जैसे मान के चलो कि ये मेरा झापर है, एक ऐसे मारे चटाक, आए कि मैं ऐसे मारे चटाक, तो दोनों में चोट किसमें ज्यादा लगेगा? सेकंड वाले में। क्यों? क्योंकि सेकंड वाले में सर वेलोसिटी आप ज्यादा कर दिए, तो जैसे ही ज्यादा वेलोसिटी किए ना तो मोमेंटम ज्यादा हो गया, अब मोमेंटम ज्यादा हो रहा है, चोट ज्यादा लग गया हम लोग को। समझ आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? फिर समझो एक और चीज, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो, मान के चलो मेरे पास बॉल है, मेरे पास बॉल है, हम इस मेरे पास 5 किलो का बॉल है, अब 5 किलो के बॉल को हम 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से तुम्हारी तरफ फेंक दिए, एक बॉल। दूसरा बॉल, वही 5 किलो के बॉल को हम 100 मीटर पर सेकंड की रफ्तार तुम्हारा तरफ फेंके, तो चोट किसमें ज्यादा लगेगा? 100 वाले में ज्यादा लगेगा। तो जो चोट है ना, चोट वही मोमेंटम है बस। जो चोट मोमेंटम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है ना। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास इन और वेलोसिटी। मोमेंटम डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी। मोमेंटम क्या है कि कितना ज्यादा चोट लगा। फॉर एग्जांपल, जैसे तुम देखा जो कराटा जो खेलता है, कराटा जो टाइल्स रखता है, टाइल्स, क्या वो टाइल्स पे ऐसे मारता है? ऐसे मारता है? नहीं ना, यहां से उठाता है और सटाक मारता है दम, यानी कि हाथ का वेलोसिटी ज्यादा रखता है। जब हाथ का वेलोसिटी ज्यादा रखा तो मोमेंटम ज्यादा जनरेट हुआ और टाइल्स टूट गया। आ रहा है बात समझ में? मोमेंटम मतलब क्या है? कितना क्षति पहुंचाना है, कितना क्षति पहुंचाना है। अगर मेरे को क्षति पहुंचाना है, किसी को मेरे को मारना है, तो हम पता है क्या करेंगे? मास भी ज्यादा कर देंगे और वेलोसिटी भी ज्यादा कर देंगे। समझ में आ रहा है? मास के साथ साथ वेलोसिटी भी ज्यादा कर देंगे। जब वेलोसिटी ज्यादा करेंगे तो मोमेंटम ज्यादा जनरेट होगा। तो मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यानी मोमेंटम किस चीज पे डिपेंड करता है? मास पे और वेलोसिटी पे। मोमेंटम का मतलब क्या होता है? मोमेंटम का मतलब होता है कि सामने वालों को कितना ज्यादा क्षति पहुंचा, नुकसान पहुंचा। जनरल सेंस में, लेमैन लैंग्वेज में तुम ये सीखो। अभी समझ में आ गया मोमेंटम? अगर हम बोलेंगे बच्चों, अगर हम बोलेंगे कि मोमेंटम में क्या कर दिए? वेलोसिटी को जीरो कर दिए। अगर हम वेलोसिटी को जीरो कर देंगे तो बताओ मोमेंटम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? मोमेंटम भी जीरो हो जाएगा। अगर हम मास को जीरो कर देंगे तो तब भी जीरो हो जाएगा। यानी कि दोनों में से किसी एक को भी अगर जीरो कर दिए तो मोमेंटम जीरो हो जाएगा। मान के चलना, देखना हमारी 100 केजी का है, आज इसमें कोई वेलोसिटी है ही नहीं है, तुमको चोट लगेगा? लगेगा चोट? इसमें कोई वेलोसिटी नहीं है तो तुम चोट लगेगा? मान लीजिए यही जो है मात्र 5 ग्राम्स का है और इसको जो है हम
1000 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी के से तुम्हारी तरफ फेंक रहे हैं, तो पता क्या होगा, इधर से छेद करके इधर से बाहर निकल जाएगा। गोली कितना ग्राम का होता है? गोली, बंदूक का जो गोली होता है वो कुछ ग्राम का होता है, 5 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 10 ग्राम का होता है गोली। अब वो जो गोली है जब निकलता है तो बॉडी के आर पार बिल्कुल हो जाता है ना। क्यों होता है? क्योंकि गोली के अंदर वेलोसिटी बहुत ज्यादा रहता है। आ रहा है बात समझ में? फिर अगर बात करें हम किस चीज का, एक होता है AK-47 और एक होता है मशीन गन। तो मशीन गन में क्या होता है कि गोली भी बड़ा होता है, भारी होता है, और वेलोसिटी भी ज्यादा होता है। तो मुंह पे लगा तो मुंह फाड़ देगा, ऐसे छितरा देगा भान से। देखे हो, भाग भाग धाए, भाग भाग धाए, तो मतलब पट से हेड मुड़िया निकल के फेंका जाएगा पूरा। देखो ना जी, मुंह पे लगेगा तो इतना दूर गायब कर देगा बिल्कुल। ऐसे राइफल से मारोगे तो छेद हो जाएगा मुंह में ऐसे, उससे मारोगे तो इतना दूर गायब, फाड़ देगा बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मोमेंटम बहुत ज्यादा है, पावर बहुत ज्यादा है। मोमेंटम समझ में आ गया? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझ में आ गया? सच बोल रहे हो ना? बताओ, इनर्शिया के अंदर, इनर्शिया जो है किस पे डिपेंड करता है? मास पे डिपेंड करता है। इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? मास पे डिपेंड करता है। यहां तक सभी को क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर है प्यारे बच्चों? अब देखो, अब तुमको हम सिखा रहे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हो गया, मोमेंटम हो गया। अब तुम देखो, अब तुमको हम सिखा रहे हैं क्या? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन तुमको सिखा रहे प्यारे बच्चों, ध्यान दो। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है सर? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है सर? तो देखो, अभी जो मोमेंटम पर है ना, मोमेंटम, अभी जो मोमेंटम हम लोग पढ़े हैं, जो मोमेंटम जो हम लोग पढ़े हैं ना, तो देखो हम ये चीज बता चुके हैं ना कि अगर ये मोमेंटम है, इसके आगे डेल्टा लगा दे, इसका मतलब इसमें चेंज आ रहा है, बताया है ना? अगर इसके आगे ये डेल्टा लगा हुआ, इसका मतलब क्या? मोमेंटम चेंज कर रहा है। बताए हुए है? नहीं बताए हुए तो आप समझो, अगर हम किसी भी, जैसे एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन के आगे अगर पहाड़ बना दे, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सर ये जो है चेंज हो रहा है टाइम के साथ, ये जो है टाइम के साथ क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, या फिर ये वेरिएबल है। क्या है ये? वेरिएबल है। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? वैसे ही सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है कि एक्सटर्नल जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम का। बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बराबर होता है F इज इक्वल टू एम इंटू ए, F इज इक्वल टू एम इंटू ए, F इज इक्वल टू एम इंटू ए। नहीं, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होता है कि फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ध्यान दो, हम क्या बोल रहे हैं? एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। यानी मोमेंटम जो है वो टाइम के अनुसार जब चेंज होता है, कब? जब हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तब, वही होता है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। कोई तुमसे पूछे है क्या सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, तो तुम लोग ये कभी नहीं बोलोगे कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बराबर होता है F बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ये कोई भी मेरा बच्चा नहीं बोलेगा, ये कोई नहीं बोलेगा। तुम लोग क्या बोलोगे? एक्सटर्नल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। बाहर रख दो, बाहर। ठीक है? मेरा बच्चा क्या बोलेगा कि एक्सटर्नल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। आ रहा बात समझ में? यानी कि टाइम की, जब हम लोग फोर्स लगा रहे हैं तो टाइम के अनुसार मोमेंटम कितना ज्यादा चेंज हो रहा है, वही हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होता है। तब तुम बोलोगे सर आप ये बताइए फिर तो F बराबर m इंटू ए क्या है ये? तो ये जो है फोर्स निकालने का फॉर्मूला है कि आप कितना फोर्स लगाए हो उस पर। देखो जैसे कि कैसे निकलता है फोर्स, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P बाई T हो गया। अब यहां पे ध्यान दो, F एक्सटर्नल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P के जगह अभी हम लोग क्या पढ़े थे? मास इनटू वेलोसिटी पढ़े थे। मोमेंटम बराबर मास इनटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। फिर यहाँ पे हम लोग F इज इक्वल टू यहाँ पे 1 ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखो जरा सा, मास तो सर कभी भी चेंज नहीं हो सकता, इसको अलग कर दिए, बचा डेल्टा V बाई टी। बचा कि नहीं बचा? मास को अलग कर दिए, डेल्टा उधर चला गया, डेल्टा V बाई टी बच गया। ठीक है सर, यहां से हम लोग को पता है एक चीज कि F इज इक्वल टू मास और रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी बराबर, याद है, एक्सेलरेशन होता है।
रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी बराबर एक्सेलरेशन, यही है ना रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी बराबर क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो बताओ तो जरा, डेल्टा v बाई टी के जगह हम लोग a लिख दे क्या? a लिख दे क्या? देखो तो फॉर्मूला आ गया F इज इक्वल टू m इंटू ए। आ रहा है बात समझ में? तो अगर हम बोले डिराइव द फॉर्मूला ऑफ F इज इक्वल टू m इंटू ए, कर दोगे? वैसे भी कर सकते हो, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम को वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? वैसे भी कर सकते हो, हम ऐसे केस में क्या दिक्कत है, ठीक है ना? बहुत तरीका होता है डिराइव करने का, वैसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। बुक में भी हो सकता है कि इनिशियल फाइनल दिया हो, ठीक है, लेकिन इसमें भी कोई दिक्कत, उसमें क्या किया गया था? माइनस में किया होगा ना, फाइनल में से इनिशियल को माइनस, हाँ के, हाँ निकाल लिए, हाँ आप नहीं वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाए होंगे ना, फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम, फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम, उतना करना ही नहीं, हम लोग को पहले ही पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बराबर एक्सेलरेशन, पता है ना? जैसे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम लिख सकते हैं ना। वेलोसिटी में चेंज कैसे आता है? तो फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम, है ना? v माइनस यू बाई टी होता है, हम उतना ना करके सीधा हम a लिख दिए। तुम वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ आ रहा है? वो ये कि थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ जाएगा, एक स्टेप बढ़ जाएगा, तो कोई दिक्कत यहां तक। डेल्टा v बाई टी का मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, एंड वी नो दैट रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी बराबर एक्सेलरेशन होता है। समझ में आ गया ये बात? तो अगर हम बोलेंगे डिराइव द फॉर्मूला ऑफ f इज इक्वल टू m इंटू ए, कर दोगे फॉर्मूला डिराइव? कर दोगे ना सर? यहां से बहुत शानदार सा चीज हम लोग को निकल के आ रहा है गुरुजी, यहां से बहुत ही शानदार सा चीज हम लोग के पास निकल के आ रहा है। क्या यहां से निकल के क्या आ रहा है बच्चों? ध्यान देना थोड़ा सा। यहां से निकल के आ रहा है कि जो फोर्स होता है, जो फोर्स होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है, यानी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। बोलो हाँ। जैसे हम बता दिए थे ना अभी, जैसे ये पेन है 2 kg का और टेबल है 10 kg का, तुमको मूव करवाने में किसमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? 10 kg में। क्यों? क्योंकि इसमें मास ज्यादा है तो हम लोग को फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ रहा है। सेम टू सेम जो है, अगर एक्सेलरेशन ज्यादा होगा तो तुमको फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगा, या फिर तुम अगर फोर्स ज्यादा लगाओगे तो बॉडी जो है उतना ही जोर से आगे बढ़ेगा, बढ़ेगा ना? देखो एक ऐसे फेंके, एक पूरा दम लगा के, पूरा फोर्स लगा के मार रहे हैं एकदम जोर से एकदम, यानी कि ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। क्यों? क्योंकि हम ज्यादा फोर्स लगाए। यानी कि कह सकते हैं ना कि फोर्स जो है वो मास पे डिपेंड करता है, और फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन पे भी डिपेंड करता है। समझ आ रहा है बात? समझ आ रहा है बात? फिजिक्स एकदम स्ट्रॉन्ग कर देंगे बाबू, ध्यान से देखना, ध्यान से। फोर्स जो है मास पे भी डिपेंड कर रहा है, फोर्स जो है एक्सेलरेशन पे भी डिपेंड कर रहा है। क्या बात मान रहे हो? देखो तो जरा, यहां से एक फॉर्मूला हम यहां से निकाल सकते हैं, A इज इक्वल टू होता है क्या? A इज इक्वल टू होता है F डिवाइडेड बाई M। कह सकते कि नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं ना? तो देखो, तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो A होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है F के, और जो A होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है M के। यानी कि सर जैसे जैसे आप मास को बढ़ाइएगा वैसे वैसे एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, तुम 2 kg का फेंकी एक सबस्टांस, एक 100 kg का फेंकी, तो बता 2 kg में ज्यादा एक्सेलरेशन होगा कि 100 kg में? 100 kg में, 2 kg में नहीं जी। फॉर एग्जाम्पल मान ले कि हम ये पेन से तुमको पेन फेंक रहे तुम्हारे तरफ, एक ये कुर्सी फेंक रहे तुम्हारे तरफ, कुर्सी फेंक रहे तुम्हारे तरफ, तो ज्यादा एक्सेलरेशन किस में होगा? पेन में कि कुर्सी में? पेन में। क्यों? क्योंकि इसका मास कम है, और जब इसका मास कम है तो इसके अंदर एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगा। हम बहुत स्पीड पर आ रहे हैं क्या? समझ आ रहा है? स्पीड थोड़ा ज्यादा हो रहा है क्या? स्पीड, अरे बोलना है ज्यादा हो रहा है तो हल्का ज्यादा हो रहा है, फिर समझो आराम से। देखो, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम लोग क्या निकाले? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन निकाल लिए। कैसे निकाले पूरा बता दिए कहानी। यानी कि सर फोर्स जो है वो मास पे भी डिपेंड करता है और एक्सेलरेशन पे भी डिपेंड करता है। यहां से निकाल लिए। यहां से ए का फॉर्मूला यानी कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जब निकाले हम लोग यहां से, तो हमारा फॉर्मूला ये निकला, ए इज इक्वल टू
F डिवाइडेड बाई m, और यहां से हम रिलेशन क्या निकाले कि अगर किसी वस्तु का, किसी बॉडी का अगर मास ज्यादा है, जैसे मान के चले 2 kg का तुम्हारे पास बॉल है, तो सिंपल सी बात है, एक 2 kg का बॉल है और एक 5 kg का बॉल है, तो तुम किसको आसानी तरीके से फेंक पाओगे? तो 5 kg को फेंक पाओगे और ये स्पीड में भी जा पाएगा, लेकिन तुम 20 kg के को नहीं फेंक पाओगे, या फिर इसका उतना ज्यादा एक्सेलरेशन नहीं हो पाएगा। यानी कि जैसे जैसे मास बढ़ता है वैसे वैसे एक्सेलरेशन कम हो जाता है। क्लियर? क्लियर बच्चों? पक्का क्लियर? फिर से समझो आप। सबसे पहले हम क्या बताएं? इनर्शिया। इनर्शिया किसी भी बॉडी के अंदर का क्या है? प्रॉपर्टी है। क्या उसका यूनिट होता है? नहीं होता है। इनर्शिया के बारे में कौन बताया? गैलीलियो बताया। इनर्शिया से रिलेट करते हैं हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल या बाहरी फोर्स ना लगे, अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ये पढ़े हम लोग। इनर्शिया डिपेंड करता है किस पे? मास पे डिपेंड करता है। उसके बाद हम लोग पढ़े सेकेंड लॉ ऑफ, उसके बाद मोमेंटम पढ़े हम लोग। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, यानी कि P इज इक्वल टू m इंटू v। यानी कि सर मोमेंटम जो होता है वो मास पे डिपेंड करता है और वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है ना। अगर हम लोग दोनों में से किसी एक का भी वैल्यू अगर 0 कर देंगे तो मोमेंटम हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। वेरी नाइस बच्चों। उसके बाद मोमेंटम से ही सीखे हम लोग कि वही मोमेंटम जब टाइम के अनुसार जब चेंज होता है, जब उस पर कोई फोर्स लगता है, एक्सटर्नल जब फोर्स लगता है, तब यही हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। यानी कि एक्सटर्नल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम बोलो लीनियर मोमेंटम बोलो, दोनों सेम ही है, ठीक है ना। अभी के लिए समझ में आ रहा है ना। यहां से हम लोग डेल्टा पी निकाले थे, याद है? डेल्टा पी निकाले, देखो डेल्टा पी निकाले। डेल्टा पी बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास क्योंकि कांस्टेंट होता है तो मास को बाहर निकाल दिए और डेल्टा को v के साथ ले आए। डेल्टा का मतलब होता है वेलोसिटी में चेंज होना, यानी v माइनस यू बाई टी, रेट ऑफ चेंज। और रेट ऑफ चेंज बराबर होता है ए यानी कि एक्सेलरेशन होता है, और एक्सेलरेशन हम लोग इसके जगह पे पुट कर दिए और यहां से हमारा फॉर्मूला निकल गया। यानी कि फर्स्ट, अभी ध्यान से सुनना, यानी कि सर जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है वो हम लोग को क्वालिटी ऑफ फोर्स बताता है, और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हम लोग को क्वांटिटी ऑफ फोर्स बताता है कि कितना फोर्स लगा है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम लोग को क्वालिटी ऑफ फोर्स बताता है और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हम लोग को क्वांटिटी ऑफ फोर्स बताता है। अगर हम बात करें यहां पे, थोड़ा ध्यान दो, अगर हम बात करें यहां पे कि फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब बात करें एफ इज इक्वल टू, मास का सर यूनिट होता है केजी, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो फोर्स का यूनिट हो गया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? बोलो, न्यूटन बोलते हैं। यानी कि न्यूटन जो है वो यहीं से निकला हुआ है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बराबर न्यूटन। तो बताओ तो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। फोर्स का सीजीएस यूनिट भी होता है, डायन होता है शायद, क्या होता है? DYNE, सीजीएस यूनिट भी होता है, ठीक है ना। नहीं तो शॉर्ट फॉर्म में कर दिए ना, केजी को वो कर दो ना, शॉर्ट फॉर्म में कर दो। अच्छा तो देखो ना, केजी है, केजी का स्मॉलेस्ट फॉर्म क्या होता है? केजी का ग्राम, तो ग्राम होगा। मीटर का सेंटीमीटर होता है, तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड तो पहले से ही है, तो ये होगा तुम्हारा सीजीएस में तो छोटा यूनिट, ठीक है ना। एक डायन भी होता है, फोर्स बराबर डायन भी होता है, बताएंगे बाद में, ठीक है। तो फोर्स, तो ये बात समझ में आ गया, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बराबर न्यूटन, ठीक है ना। या फिर यहां पे दे देगा सेंटीमीटर, सॉरी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी दे सकता है, तो दोनों सेम ही है, ठीक है ना। तो न्यूटन कहां से निकला है? न्यूटन यहां से निकला है, ठीक है ना। यानी कि जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है सर, वो हम लोग को
क्वांटिटी ऑफ फोर्स बता रहा है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगाए हो, और जब वो फोर्स लगा है तो उसके अंदर मोमेंटम में क्या चेंजेस आ रहा है, यही बता रहे हैं ना प्यारे बच्चों। ठीक है, पहले यहां तक नोट करो।